गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं बिहार लाइब्रेरियन के लिए यूजीसी नेट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न यूजीसी नेट एनटीए नेट में 25 जून को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are functions of the नेशनल नॉलेज कमीशन? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? पहला, प्रमोट ओपन एक्सेस अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में ओपन एक्सेस को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, प्रमोट अ नॉलेज ड्राइवन सोसाइटी, ज्ञान संचालित समाज को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, जेनरेट रेवेन्यू थ्रू पेड मेंबरशिप, सशुल्क सदस्यता के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना। नंबर 4, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना। और नंबर ई, डेवलप अ नेशन वाइड डिजिटल लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, देश भर में डिजिटल लाइब्रेरी का बुनियादी ढांचा विकसित करना। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए ऑप्शन से चूज करना है। ये बी सी ऑप्शन एक है, बी सी ई ओनली, बी सी और ई। ऑप्शन 2 में है ए सी ई, ए सी और ई। ऑप्शन 3 में बी सी डी ओनली, बी सी और डी। ऑप्शन 4 में है ए बी डी ओनली, ए बी और डी ओनली। ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है नंबर 4, ए बी डी। ए, पूरे देश में ओपन एक्सेस को बढ़ावा देना। बी, ज्ञान संचालित समाज को बढ़ावा देना। और डी है उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देना। ये नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रमिक कालक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। फर्स्ट है पब्लिक रिकॉर्ड्स, सार्वजनिक अभिलेख। बी है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम। सी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम। और डी है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, भारतीय खजाना अधिनियम। और ई है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अधिशेष अधिनियम। इसका एक ऑप्शन है ए बी सी डी ई चारों। ऑप्शन 2 है बी डी ई सी ई ए। ऑप्शन 3 है डी ई ए बी सी। और ऑप्शन 4 है सी ए डी बी ई। इसका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, ये करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, डी ई बी ए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही संयोजनों का चयन करें। विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। विकिपीडिया भी एक इंसाइक्लोपीडिया जो है जिसमें कोई भी अपना योगदान दे सकता है। दूसरा, लाइब्रेरी फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ई जर्नल, लाइब्रेरी फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ई जर्नल। ई ग्रंथालय ई बुक, ई पीजी पाठशाला एकेडमिक सोर्स, ई पीजी पाठशाला अकादमिक स्रोत। और शेरनी सॉफ्टवेयर एक है। तो सही का संयोजन करना है। विकिपीडिया आपको पता है एक इंसाइक्लोपीडिया है खुद में, तो इसका करेक्ट आंसर है ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है।
शेरनी इज अ सॉफ्टवेयर। ई ग्रंथालय ई बुक नहीं है। ई पीजी पाठशाला, ई पीजी पाठशाला ये है, ये रॉन्ग है। ई पीजी पाठशाला करेक्ट है। शेरनी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है ए बी डी ओनली, ए बी और डी करेक्ट है। आंसर यहाँ दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 under which scheme Ministry of Finance Government of India has allocated 5,000 crore for development and strengthening of libraries at ward and village पंचायत लेवल। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस योजना के तहत फाइनेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ने, भारत सरकार ने वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोई योजना है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है, यहाँ आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन चलिए चेक करते हैं। नेशनल मिशन लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, कैपेक्स और नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो करेक्ट आंसर है सी, कैपेक्स। कैपेक्स एक योजना है जिसमें कि 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग एरियाज ऑफ एक्सेस पॉइंट्स इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस एज गिवन इन आईएसबीडी। आईएसबीडी में दिए गए निम्नलिखित एक्सेस पॉइंट्स के क्षेत्रों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित करें। आईएसबीडी, यहाँ आईएसबीडी बता रहा है, AACR2 नहीं है, ध्यान रखना है आपको। आईएसबीडी में अरेंज करना है एडिशन, नोट, टाइटल, पब्लिकेशन और मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए, BDACE, BDAC और E, पांचों दिए हुए हैं। और करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ दर्शाना है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो करेक्ट सीक्वेंस है CAEDB, यहाँ आपको आंसर दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर है सी। पहले टाइटल नंबर 1, फिर ए एडिशन नंबर 2, फिर ई मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स नंबर 3, फिर डी नंबर 4 और बी नंबर 5। ये सीक्वेंस है आईएसबीडी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्नफील्ड टेस्ट, आपने नाम सुना होगा कार्नफील्ड टेस्ट का। एसोसिएटेड विद इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम वाज कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ। एक कार्नफील्ड टेस्ट है एसोसिएटेड विद एवल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन को एवल्यूएट करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को एवल्यूएट करने का टेस्ट है। सूचना पुनर्प्राप्ति को टेस्ट करने का जो है ये टूल्स है कार्नफील्ड टेस्ट। तो ये कौन दिया था? ऑप्शन ए है CW क्लेवेरेंडन, ऑप्शन बी G सेल्टॉन, ऑप्शन 3 DC ब्लेयर एंड ME मायरन, और ऑप्शन 4 है E वुरिशी। तो करेक्ट ऑप्शन है CW क्लेवेरेंडन, CW क्लेवेरेंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द RSS फीड कंपोनेंट लिस्ट 1 विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन। यहाँ RSS फीड का कंपोनेंट है और यहाँ उसका फंक्शन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। चलिए देखिए, चैनल, मल्टीमीडिया फाइल, ऑडियो वीडियो, अटैचमेंट, आइटम, यूनिक ID फॉर
each entry, enclosure, container of overall feed metadata, or GUID, individual entry article in feed। इसका करेक्ट आंसर है, आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ए का 3, ए का 3, ये बी का 4, बी का है 4 आइटम फीड, और सी का है 1, सी का 1 मल्टीमीडिया फाइल, और डी क्या है, डी का 2, ये यूनिक आईडी फॉर ईच एंट्री गिट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलन क्लासिफिकेशन पी पर्सनालिटी facet of the main class J agriculture is made of the following components। कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण प्रणाली में P जो व्यक्तित्व है, P को पर्सनालिटी बोलते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं। इसमें मेन क्लास है J, J को J जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यह कैसे बना हुआ है, इसका घटक क्या है, इसका जो है कंपोनेंट्स क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है पार्ट एरे, भाग सारणी, पार्ट 2 बी जियोग्राफिकल डिवाइस, सी जीनियस स्पेशल नंबर, डी यूटिलिटी एरे उपयोगिता सारणी, ई लिस्ट कॉन्क्रीट। तो इसका ऑप्शन है डी ए सी, करेक्ट ऑप्शन है डी ए सी, डी यानी यूटिलिटी उपयोगिता सारणी, यूटिलिटी एरे से बना हुआ है। ए पार्ट एरे है इसमें, और सी जीनस स्पेशल नंबर या प्रजाति संख्या। तो ये तीनों करेक्ट है, ए करेक्ट है, डी करेक्ट है, और सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In an organization where a local network uses a non-TCP/IP protocol, कोई संस्था है जिसमें लोकल नेटवर्क है और वो नॉन TCP/IP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। What is the primary function of gateway in interfacing with TCP/IP? तो नेटवर्क के साथ इंटरफेस करने में गेटवे का प्राथमिक कार्य क्या है। कोई संगठन है जहां एक स्थानीय नेटवर्क है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो इस TCP/IP नेटवर्क के साथ इंटरफेस करने में गेटवे का क्या प्राथमिक कार्य है। गेटवे, जब आप पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले गेटवे पे जाता है, उसके बाद पेमेंट होता है। गेटवे एक रास्ता है जहां से आगे आप बढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू सिंप्लीफाई फॉरवर्ड ट्रैफिक विदाउट मॉडिफाइंग एनी डेटा, किसी भी डेटा को संशोधित किए बिना ट्रैफिक को आसानी से प्रेषित करना। ऑप्शन 2 है टू एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन बोथ द प्रोटोकॉल्स, दोनों प्रोटोकॉल के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करना। ऑप्शन 3 है टू सर्व एज ए पैसिव ब्रिज लिंकिंग टू नेटवर्क्स विदाउट एनी डेटा प्रोसेसिंग, बिना किसी डेटा प्रोसेसिंग के दो नेटवर्क को जोड़ने वाले निष्क्रिय पुल के रूप में कार्य करना। और ऑप्शन 4 है टू प्रोवाइड एडिशनल नेटवर्क सिक्योरिटी बाय आइसोलेटिंग सेगमेंट्स विदाउट अलर्टिंग प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल को अलर्ट किए बिना सेगमेंट को अलग करके अतिरिक्त नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका गेटवे का काम है कि किसी भी डेटा को संशोधित किए बिना ट्रैफिक को आसानी से प्रेषित करना। डेटा करेक्शन नहीं करेगा, आपको वहां पे एक वे दे देगा जहां पे आप पहुंचेंगे और अपना जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सीधा गेटवे दिखा देगा। ये देखिए गेटवे है और यहाँ आप पेमेंट कीजिए, इसके बिना पेमेंट आपका नहीं होगा। तो उसी तरह
कोई संगठन है, वहाँ नॉन TCP/IP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो उसका गेटवे का कार्य यह है कि कोई भी डेटा विदाउट करेक्शन किए आपको आसानी से प्रेषित कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स या पॉलिसीज स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर एडॉप्शन, डिक्लेरेशन एंड इंटरनेशनल लेवल। निम्नलिखित ओपन एक्सेस पहल या नीति वक्तव्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अपनाने घोषणा के वर्ष के अनुसार विस्तृत करें। ये सारे ओपन एक्सेस की पॉलिसीज हैं, डिक्लेरेशंस हैं, और इनको एक टाइम पे डिक्लेयर किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, तो उनको उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब कौन कौन से ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स हैं? द कोएलिशन ऑफ ओपन एक्सेस पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, ओपन एक्सेस नीति संस्थानों का गठबंधन। नंबर 2 है बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओपन एक्सेस टू नॉलेज इन द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, विज्ञान और मानविकी में ज्ञान के लिए ओपन एक्सेस पर बर्लिन घोषणा। ऑप्शन सी है बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, बुडापेस्ट ओपन एक्सेस पहल। और एक है स्कॉलरली पब्लिशिंग एंड एकेडमिक रिसोर्स कोएलिशन, विद्वानों का प्रकाशन और शैक्षणिक संसाधन गठबंधन। और एक ऑप्शन और है स्कॉटिश ओपन एजुकेशन डिक्लेरेशन, स्कॉटिश ओपन एजुकेशन घोषणा। ये 5 डिक्लेरेशंस आपके पास हैं, 5 इनिशिएटिव्स आपके पास हैं, और इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अब देखते हैं डी क्या है। ये सबसे पहले 1 नंबर पे 1, उसके बाद सी 2, उसके बाद बी 3, उसके बाद ए 4, एंड देन सबसे लास्ट जो है वो 5 है। तो ये ओपन एक्सेस की डिक्लेरेशंस रहे, और हम 10 क्वेश्चन के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप के लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा, और ये क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, तो इस तरह का नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर आता है तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। ओके, धन्यवाद।